Hello, M-Bibers. This is Tushar Patel, your physics expert, and welcome on M-Bibe. So, कैसे हैं आप सभी? How are you all? This session is very important session. जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है बचपन से कि हम डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे और लोगों को एक खुशहाल जिंदगी देंगे, तो आप सभी के लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको एक पूरी जर्नी जाननी है कि डॉक्टर बनने से पहले का सफर कैसा होता है, आप क्लास 10 के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लोगे, कौन से 12th के बाद में आपको एग्जाम देनी है, उसमें मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट करियर इन मेडिसिन। जी हाँ, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही मैं आपको कह रहा हूं कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ये रियलाइज होगा कि दिस सेशन इज वेरी वर्थ फॉर योर टाइम। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन द M-Bibe. M-Bibe is the most powerful educational platform that has been ever invented. Okay, and मैं आप सभी को मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं हूं तुषार पटेल, your physics expert. It's been more than 7 years now that I've been teaching physics, and now I'm here to make you guys fall in love with this beautiful, beautiful, beautiful subject. ओके हम जब भी बात करते हैं करियर के लिए, तो करियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आप सभी की लाइफ का, क्योंकि करियर आप सभी को आइडेंटिटी देता है। करियर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है एक समय के बाद में। करियर आप कहाँ रहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल जिएंगे, सब डिसाइड कर सकता है। करियर आपको लाइफ में पर्पस देगा, ठीक है। करियर आपको डिफाइन करेगा, आपकी सोशल लाइफ कैसी होगी, आपके आजू बाजू लोग कैसे होंगे, आप किन लोगों के बीच में अपना समय बिताओगे, समय आपकी जिंदगी बिताओगे, वो सब कुछ आपको करियर बहुत कुछ देता है अपनी लाइफ स्पैन में। तो इस डिसीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। इस डिसीजन के लिए आप बहुत अच्छे से सोचिएगा, मेहनत जरूर करिएगा, क्योंकि जितना मेहनत आप पढ़ाई करते वक्त कर लोगे, उतनी ही मेहनत आपको बाद में कम करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप कुछ सालों की लीप ले पाओगे अगर आप अभी ही मेहनत करना शुरू करते हो। सो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आप सभी क्लास 9 या 10 के स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर कैसे बना जाए। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप सभी को पहले ये बताना चाहूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। सो हियर इट इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको फैसिनेशन होना चाहिए कि जिंदगी कैसे बनी, लाइफ कैसी है, क्यों है, किस तरह से हम फंक्शन करते हैं। मैं अगर अभी ये बोल रहा हूं तो मेरे गले के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, मेरे दिमाग में क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहे होंगे, ये सब कुछ आपको एक फैसिनेशन देना चाहिए। हम किस तरह से हार्ट हमारा पंप करता है, हम किस तरह से हमारे लीवर्स का हमारा लीवर काम करता है, किस तरह से हमारे लंग्स जो है वो एयर को क्या कहते हैं, हम फिल्टर करते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है लाइफ के बारे में। लाइफ एक अद्भुत देन है भगवान की। आप सभी को अगर उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि लाइफ कैसे बनी, क्या है, किस तरह से ये सब चीजें चल रही है, लाइफ के बारे में, एक मतलब इंसानों के बारे में तो ठीक है, एनिमल्स के बारे में भी ठीक है, लेकिन आपको प्लांट्स के बारे में भी, कैसे प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं, कैसे प्लांट्स फूड बना सकते हैं, ये सब कुछ अगर आपको फैसिनेट करता है, देन आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट है ऑलरेडी। आपको साइंस के अंदर बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता ही है। और उसके अलावा अगर आपको ये भी जानना है कि हम हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, दवाई कैसे काम करती है, ये वैक्सीन कैसे काम करती है, ये सारी चीज अगर आपको इंटरेस्ट देती है तो आप एक मेडिकल एस्पिरेंट बनने की तैयारी में ही है। बायोलॉजी या मेडिसिन के इंटरेस्ट के अलावा आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, और ये बहुत लेट नहीं है, आप अभी भी आपके पास समय है, आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। आप पूरे साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। साइंस की जो आपकी 9th-10th की बुक है ना, उन्हीं से आपका फाउंडेशन बनने वाला है एक डॉक्टर बनने का। जी हाँ, सो आप सभी के लिए वो साइंस की बुक अभी से एक भागवत गीता बननी चाहिए, उसी को लेके आपको अभी आगे की जिंदगी निकालनी है। सो जरूर उसको अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछिए कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, आपको क्यूरियोसिटी आनी चाहिए हर एक चीज में, तो आप एक मेडिकल एस्पिरेंट बन जाओगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए। बाकी आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ्स और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो, बट उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, प्लीज आप उसको जाके देखिए अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है। और आप अगर मेडिकल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपकी जर्नी
शुरू होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं करियर इन मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, करियर इन मेडिकल के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप अभी थोड़े समय में ही क्लास 10th की एग्जाम दोगे। इस एग्जाम के बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे। एज ऑफ नाउ तो हमारे पास ये 3 करियर ऑप्शन होते हैं, वो जो बहुत ही एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन है तीनों ब्रांचेस में। आगे जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से शायद ये ना रहे, लेकिन ये वीडियो जरूर रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो सब्जेक्ट्स का ज्ञान आपको अभी के लिए साइंस स्ट्रीम में मिलता है। तो 10th के बाद आपको सिंपली साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है अगर आपको मेडिकल इंडस्ट्री में आगे अपना करियर बनाना है। आप फिर डेंटिस्ट बनना चाहो फिर भी, आप होम्योपैथी सीखना चाहो फिर भी, आप आयुर्वेदा सीखना चाहो फिर भी, आप यूनानी सीखना चाहो फिर भी, आप एमबीबीएस करना चाहो फिर भी, आप सर्जन बनना चाहो फिर भी, तो ये सभी चीजों के लिए आपको सिंपली 10th के बाद में साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस यानी कि आप इसमें मास्टर्स इन फिजिक्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, मास्टर्स इन बायोलॉजी, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। मास्टर्स बाद में करोगे, पहले बैचलर्स करोगे, सॉरी। तो बैचलर्स इन फिजिक्स, बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर, ये सारे ऑप्शंस आपको प्योर साइंसेस के फील्ड में मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साइंसेस में। लॉ भी कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लोगे तो आर्किटेक्चर ऑप्शन ओपन रहेगा, इंजीनियरिंग ऑप्शन ओपन रहेगा। बाकी के लिए तो आप बायोलॉजी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी सी अपडेट भी है, इस साल से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक रूल चेंज कर दिया है कि अगर आपने 11th-12th में बायोलॉजी नहीं लिया था, ठीक है, 11th-12th में बायोलॉजी अगर आपने नहीं लिया था, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अभी 12th में आ चुके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में। अब आपको समझ रहा है कि नहीं यार, इंजीनियरिंग मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे बायोलॉजी करके डॉक्टर बनना है, तो फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ बायोलॉजी अलग से क्लियर करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है इस साल से, दिस इज वेरी बिग न्यूज, कोई भी बच्चा इसके बाद कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड कर पाएगा कि उसको अभी डॉक्टर बनना है। जी हाँ, तो आप 10th के बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी ले लोगे, आप आगे पढ़ लोगे, 12th में आ गए, फिर एज ऑफ नाउ इस साल के पहले तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते थे, लेकिन अगले साल से आपके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप बायोलॉजी की एग्जाम अलग से क्लियर कर लीजिए और फिर आप डॉक्टर की नीट एग्जाम देके आप जो भी करना आप कर सकते हैं मेडिकल इंडस्ट्री। जी हाँ, दिस इज अ बिग न्यूज, राइट? सो हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये मेडिकल इंडस्ट्री में क्या होता है। मेडिकल के करियर के अंदर आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ये सब कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर है। मेडिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कंट्री की एक तरीके से बैकबोन बनता है। आपने देखा ना, जब कोविड-19 पेंडेमिक फैला था तो किस तरह से देश के अंदर ये सारे डॉक्टर, ये सारे नर्सेज, जो भी ये मेडिकल इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्होंने किस तरह से देश की सेवा की, लोगों की जान बचाई। इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या ही हो सकता है, आप मुझे बताइए, है ना? तो आप सभी के लिए, अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, पीडियाट्रिशियन बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, कोई भी ऐसी चीज बनना चाहते हैं जो मेडिसिन के आसपास में है, तो आपके लिए ये करियर ऑप्शन बेस्ट है। समझ में आ गया? तो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि आपके पास में कैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले आप अभी लेट्स से 9th में है या 10th में है, जो भी आप स्टैंडर्ड में है, 10th तक तो ऐसे ही जाओगे। बस मेरा एक सजेशन है कि आप साइंस के सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज लेने की ट्राई करेगा। बुक में अगर एक्स तक दिया है तो आपको वाई तक ढूंढना है कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा, कैसे ऐसा। समझ में आ गया? फिर आपके लिए चीजें 11th-12th का फाउंडेशन पहले बना देगी। अब 10th आप कोई भी बोर्ड से दो, प्रॉब्लम नहीं है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, नो मैटर एट ऑल। फिर आप 10th के बाद में 12th की एग्जाम दोगे। 12th की एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले 10th के बाद एक ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है। कॉमर्स से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको साइंस स्ट्रीम एज ऑफ नाउ तो सिलेक्ट करनी है। आगे जाके अगर ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन नहीं रहता, तब फिर आपके पास ऑप्शन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके आगे बढ़ने का।
समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको 12th की एग्जाम यानी कि 10+2 की एग्जाम कोई भी बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज्ड है सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा, वो उससे आप एग्जाम देनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके अलावा आप मैथ्स भी लोगे तो भी एग्जाम दे सकते हो, आप कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लो, आईटी ले लो तो भी आप डॉक्टर बन सकते हो, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। समझ में आ गया? अब 12th की बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद में नीट की एग्जाम। नीट एकमात्र एग्जाम बची अभी, पहले अलग अलग एग्जाम हुआ करती थी, एम्स में जाने के लिए अलग एग्जाम थी, अभी आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम बची है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ एक एग्जाम। कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाना है, एम्स में जाना है, आपको जाना है कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको जाना है कोई स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको जाना है कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में, आपको जाना है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली आप 12th मेडिकल की प्रिपरेशन आप हॉस्पिटल में पढ़ते हो, पता है कि नहीं आपको? वहां पे कॉलेजेस होती हैं उनकी, ताकि आप लिटरली वो सारी चीजें देख पाओ। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपको कोई भी कॉलेजेस में जाना है, एम्स हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, या स्टेट की जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल्स उसकी कॉलेजेस होती है, उसमें आपको सिर्फ एकमात्र एग्जाम देनी है, जो है नीट एग्जाम। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ नीट एग्जाम है। नीट एग्जाम हर साल यूजुअली मई में होती है, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट होगा, बायोलॉजी एक फिजिक्स एक सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होगा, और बायोलॉजी को हम एज अ 2 सब्जेक्ट, हम बायोलॉजी को 2 सब्जेक्ट की तरह काउंट करते हैं। कैसे? एक होगा उसमें बॉटनी, एक होगा उसमें जूलॉजी। समझ में आ गया? तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों को एक एक सब्जेक्ट काउंट करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे हमारे पास कितने सब्जेक्ट हुए? 4 सब्जेक्ट हुए। इन चारों को अभी इक्वल वेटेज दिया जाएगा। जी हाँ, इन चारों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। ये एग्जाम 3 घंटे की होगी, 720 मार्क्स की होगी, और आपको यहां हर एक सब्जेक्ट को 180 मार्क्स दिया जाएगा। फिजिक्स 180 मार्क्स, केमिस्ट्री 180 मार्क्स, बायोलॉजी 360 मार्क्स, जिसमें से 180 मार्क्स फॉर दिस बॉटनी एंड 180 मार्क्स फॉर जूलॉजी। अब देख लीजिए, अभी आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम पेन और पेपर बेस्ड होती है। आप ओएमआर शीट में ऐसे सर्कल करोगे और इस तरह से आप एग्जाम दोगे, कंप्यूटर पे नहीं होगी। ठीक है, और इसकी मार्किंग स्कीम भी बहुत सिंपल है। आप हर एक राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें आपको +4 मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो रॉन्ग हो जाता है, तो टोटल जो भी आपने कवर किया इसके पहले मार्क्स, उसमें से 1 मार्क कम हो जाएगा, यानी कि -1 होगा। तो +4 -1 की स्कीम चलती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, इस एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। ये बेसिक डिटेल है। अगर आप इसकी और भी स्पेसिफिक डिटेल्स जानना चाहते हो तो ये आपके लिए वेबसाइट है, इस पे आपको हर साल नीट की एग्जाम के पहले ब्रोशर निकलता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर या इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहते हैं। तो आपको वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन सारी डिटेल्स यहाँ पे लाके देगा, है ना। यहाँ पे हर साल ये बुलेटिन रिलीज होगा एनटीए के द्वारा। एनटीए इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी है नीट की एग्जाम लेने के लिए। वो आपको हर साल एक प्रॉपर डिटेल ब्रोशर देगा, जिसमें कितने मार्क्स की एग्जाम है, क्या टाइमिंग होगा, कब फॉर्म भरना है क्या नहीं, सब कुछ। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आप 10th के बाद में 12th क्लियर कर लीजिए। 12th के बाद आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। आई थिंक 16 साल इज द एज लिमिट जहां से आप मेडिकल की एग्जाम्स देना चालू कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। 16 या 18 है, 16 ही है मोस्टली। 16 के बाद आप कभी भी नीट की एग्जाम दे सकते हैं, फिर कोई लिमिट नहीं है। आप 30 की उम्र में भी नीट की एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, ये एक खूबसूरती है मेडिकल स्टूडेंट की, इसीलिए तो मुन्ना भाई भी एमबीबीएस कर पाए थे। ठीक है, तो एनी विच वेज में सिर्फ आपको याद रहे इसलिए वो रेफरेंस दे रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं नीट की एग्जाम जो है, उसमें कुछ 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। नीट की एग्जाम 16 लाख बच्चे देते हैं। कंपटीशन हाई है, नो डाउट, कंपटीशन बहुत हाई है। कॉलेज कम है एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम अल्टीमेटली हर दूसरे कॉर्नर पे मेडिकल कॉलेज खोल के वहां पे डॉक्टर नहीं बना सकते। डॉक्टर की लिमिटेशन होनी चाहिए, वरना फिर डॉक्टर की इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा, है ना। अगर हर दूसरा बंदा डॉक्टर बन गया, जैसे इंजीनियरिंग के साथ में हुआ, वैसा डॉक्टरी के साथ में होगा, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए कंपटीशन टफ है, अच्छा स्कोर करने की ट्राई करनी चाहिए। 720 मार्क्स की एग्जाम है, 600+ लाओ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, स्टेट की मिलेगी, कोई भी मिलेगी, लेकिन मिल जरूर जाएगी। लिटरली लोग 720 में से 720 लाते हैं। आई अगेन टेल यू,
नीट एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, सीरियसली इट इज नॉट डिफिकल्ट। जेई के कंपेयर में नीट एग्जाम 3-4 पायदान नीचे है लेवल के हिसाब से। जेई मेंस के हिसाब से अगर मैं उसके कंपटीशन जेई मेंस के लेवल के हिसाब से देखूं तो नीट की एग्जाम काफी नीचे उससे। आप सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू करिए, मैं गारंटी देता हूं नीट की एग्जाम आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और आपके मन से ये डर हटा दे कि नीट की एग्जाम डिफिकल्ट है, नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट यार, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करिए, ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हर चैप्टर में से कोई ना कोई सवाल एक्सपेक्ट करोगे और वो सवाल इजी ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। मैंने एक सेशन लिया है इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल, सॉरी नीट की चैनल के ऊपर अवेलेबल है, पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस दिया है मैंने उसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द नीट पेपर, मोस्ट ऑफ द इयर्स 90% ऑफ द नीट पेपर is easy and moderate. 90% questions in the NEET exams are from easy level and moderate level combined. Difficult level 8%, 10%, कभी कभी 12%, 16% है। बाकी नीट की एग्जाम में इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करके ही आप सिंपली 90% तक में स्कोर कर सकते हो, है ना। अच्छी बात। तो प्लीज नीट की एग्जाम के लिए आपका जो भी मन में डर है हटा दीजिए। आप ये जो एग्जाम दे रहे हो ना नीट की, ये स्पेसिफिकली नीट अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, यूजी। ये नीट पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, जो आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए देते हैं। बट अभी आपको उसके लिए वरी नहीं करना, अभी आपको सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे घुसना है उसका मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। सो नीट यूजी आपके लिए वो एग्जाम है, एकमात्र एग्जाम है जिससे आप एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, डेंटल, डेंटिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। सो ये आपके ऑप्शंस है। नीट यूजी देने के बाद में आपको मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करना है। 50% मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो 12th की एग्जाम में 50% कंपलसरी है ताकि आप एडमिशन ले पाओ मेडिकल कॉलेज में। सोचो ना यार, आप एक टॉप नॉच करियर सेलेक्ट कर रहे हो, आप एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, आपका 50% भी नहीं है बोर्ड्स में, तो आप कैसे डॉक्टर बन पाओगे। लिटरली आप नीट की कॉलेज ऐसी चूज कर रहे हो जहां पे आपको नीट की एग्जाम की इतनी हाई कॉम्पिटिशन में आपने अच्छा स्कोर किया है, तो बोर्ड एग्जाम में 50% तो आराम से आ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है 50% इज द मिनिमम क्राइटेरिया। आपको 50% होना चाहिए, एग्रीगेट नहीं है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब का मिला के नहीं, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 50% मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आपको नीट की एग्जाम में भी मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए। मिनिमम 50 परसेंटाइल का मतलब यह है कि आपने, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं नीट की एग्जाम, उसके 50% बच्चों से आगे हो। अगर 10 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे 16 लाख के आसपास बच्चे देते हैं, चलो 16 लाख एग्जाम्पल लेते हैं। 16 लाख बच्चों ने अगर नीट की एग्जाम दी है, उसमें से आप 8 लाख बच्चों के ऊपर होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है कोई गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्लियर है, अच्छा क्राइटेरिया है ना। ठीक है, तो बाकी उसके बाद आप डोनेशन या कुछ भी हो आप नहीं ले सकते, समझ गए। मिनिमम 50% बच्चों के ऊपर होना चाहिए, तब आपका 50 परसेंटाइल से ज्यादा परसेंटाइल होगा एंड यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन इनटू एनी कॉलेज जो आपके स्कोर के हिसाब से आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये मेडिकल कॉलेजेस में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे करियर के लिए। एमबीबीएस जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है, आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद सीधा आप अपना एक क्या कह सकते हो, आपका एक दवाखाना खोल सकते हैं जहां पे आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते, बट हाँ आप एमबीबीएस करने के बाद एक डॉक्टर जरूर बन गए। ठीक है, आपके आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। बीडीएस कर सकते हैं, डेंटल, बीएएमएस कर सकते हैं, आयुर्वेदा है जिसके लिए आपको संस्कृत भी सिखाया जाता है। जी हाँ, आपको संस्कृत आता है, आपके लिए एडवांटेज है, अदरवाइज आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। बीएचएमएस होम्योपैथी है, बीयूएमएस यूनानी है। ठीक है, इसके लिए आपको उर्दू आना चाहिए यूनानी के लिए। और बीएसएमएस है, ये एक अलग करियर ऑप्शन है। तो ये सिद्धि करके एक ऑप्शन होता है मेडिकल इंडस्ट्री में, इसके लिए आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको करियर ऑप्शंस मिलते हैं नीट की एग्जाम क्लियर करने के बाद में। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और इसके लिए ये आपका क्राइटेरिया है, इसको प्लीज भूलिएगा मत। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्पेसिफिक स्लाइड सो दैट आपके लिए चीजें क्लियर रहे।
अब नीट की जो एग्जाम है, मैंने यहाँ पे कहा नीट की एग्जाम आपको क्लियर करनी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होगी, लेकिन मैं आपको एक बार नीट का पेपर पैटर्न बताना चाहूंगा जो आपको क्लियर आइडिया दे देगा। नीट अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट विच इज बॉटनी एंड जोलॉजी ये होता है। हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस है। ठीक है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के लिए सेम है। आपको सिर्फ बायोलॉजी को एज ए 2 सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। 35 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ये आपका दोनों सेक्शन का डिफरेंस है। सेक्शन ए में सब कंपलसरी, सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं। 35 क्वेश्चंस, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे जरा देखोगे 15 में से 10 क्वेश्चन, सॉरी, तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। 140 मार्क्स फॉर सेक्शन ए, 40 मार्क्स फॉर सेक्शन बी। ठीक है, ये आपके पास में पूरा पेपर पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके बाद आपको 720 मार्क्स का टोटल नीट का एग्जाम हो जाएगा। और ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज है, इंटीजर टाइप कुछ नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज, सिंगल आंसर एमसीक्यूज। समझ में आ गया। सो ये आपके लिए एमसीक्यूज अवेलेबल हो गए। हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का होगा, और उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रखोगे उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया तो उसमें टोटल जो भी आपने पहले स्कोर किया उसमें से 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस एग्जाम वर्क्स। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके ऊपर। नीट की पेपर पैटर्न तो आपको समझ गई। नीट की एग्जाम देने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। डेंटिस्ट्री करना, पैरामेडिकल करना, पैरामेडिकल सर्विसेज आप 12th की बायोलॉजी के बाद भी कर सकते हो, नर्सिंग भी कर सकते हो, बायोटेक भी कर सकते हो 12th के बाद में। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं मेडिकल इंडस्ट्री में। लेकिन नीट एग्जाम देने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, यूएमएस यूनानी, ओके, और बीडीएस, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं आफ्टर गिविंग मेडिकल एग्जाम। समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन लेना है। यू कैन स्टडी फर्दर। फिर वंस यू आर डन विद योर, लेट्स से आपने एमबीबीएस ले लिया, एमबीबीएस आप अच्छे स्कोर पे हो, मतलब नीट में अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर किया है, आप एम्स में जाके एडमिशन लीजिए। आपने 650 600 के आसपास स्कोर किया है तो आप अपने स्टेट की गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में लीजिए एडमिशन। अगर आपने उससे कम स्कोर किया तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज में लेना पड़ेगा, बाकी वो फुलफिल क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने के बाद में। अब आपने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस कुछ 4.5 साल का होता है। 4.5 साल करने के बाद में आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, वो सब भी होता है। उसके अलावा अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप सर्जन बन सकते हैं, आप किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एमडी या एमएस, ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, नीट पीजी। समझ लीजिए, नीट यूजी दोगे, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करोगे, उसका नीट पीजी दोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करोगे। यानी कि आप नीट यूजी देने के बाद एमबीबीएस कर सकते हो, नीट पीजी देने के बाद आप एमएस और एमडी कर सकते हो। ये ऑप्शन ऐसे होता है। और आप वो स्पेसिफिक चीजें पढ़ के, फिर एक सुपर स्पेशलिटी भी होती है, आपने एमडी और एमएस कर लिया, फिर सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं। सो ये सब ऑप्शन होंगे। ये सब के बारे में आपको और डिटेल, आप जब भी इस करियर में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, मुझे आपको बताना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक मेडिकल कॉलेज में कैसे जा सकते हैं वो बताना मेरा आज का एम था। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये सेशन बहुत वैल्यूएबल रहा है। आपको एमबाइब के ऊपर मेडिकल की सारी प्रिपरेशन कराई जाती है एमबाइब अचीव नीट चैनल के ऊपर और एमबाइब ऐप के ऊपर भी, बस आपको नीट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है उस पर। सो आई होप कि आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे। आप सभी इस मोमेंट तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आई नो यू गाइस आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर मेडिकल इंडस्ट्री। आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा अपने तहे दिल से। आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करें मेडिकल एग्जाम्स के लिए। नीट एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आपके दिमाग में है वो, ठीक है। सो प्लीज इसे इतना डिफिकल्टी से मत लीजिएगा। बाकी मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप इस सेशन को अभी तक देख रहे हैं, प्लीज इस सेशन को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो। बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.